हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि नीट पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जहाँ से आपको एक या दो तीन क्वेश्चंस मिल ही जाएगा नीट के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बात आता है कि व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेशन और हाउ दिस प्रोसेस इज बेनिफिशियल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन अगर देखें कि रेस्पिरेशन है क्या। ठीक है, और ये कितने टाइप्स का होता है और इसके प्रॉफिट्स क्या क्या होते हैं बेसिकली। तो रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है यूटिलाइजेबल एनर्जी के अंदर। ठीक है, इन द सेंस केमिकल के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी होगा, ठीक है, उस बॉन्ड एनर्जी को जब कभी उस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, तो उससे एनर्जी का लिबरेशन होगा। ठीक है, तो एनर्जी के लिबरेशन के इस प्रोसेस को हम बोल रहा क्या, रेस्पिरेशन बेसिकली। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस भी हम इसको बोलते हैं। एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक प्रोसेस इन द सेंस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इसके अलावा ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक इन द सेंस यहाँ ऑक्सीडाइज होगा केमिकल मॉलिक्यूल्स का बेसिकली, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल है या फैट मॉलिक्यूल्स हैं, उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें हम किसी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं, दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इसके साथ साथ ये इसको हम एम्फीबॉलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। एम्फीबॉलिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस के अंदर यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स तो ब्रेक होंगे लेकिन उनके इंटरमीडिएट भी बनते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट जो बनेंगे वो इंटरमीडिएट अदर प्रोसेस के लिए, अदर साइकिल्स के लिए, ठीक है, न्यू सबस्ट्रेट का काम करेंगे बेसिकली। इस वजह से इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर तो कुछ मॉलिक्यूल का तो सिंथेसिस हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो सिंथेसाइज होने वाले जो प्रोसेस है, करने वाले जो प्रोसेस है, ठीक है, उनको तो बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, और ब्रेक डाउन करने वाले जो प्रोसेस होंगे उनको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस जो दोनों इंक्लूडेड हो जिसके अंदर कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, तो ऐसे को हम बोल रहे हैं यहाँ पे एम्फीबॉलिक प्रोसेस बेसिकली। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन द सेंस बताया ना कि ये ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस है। इसके अलावा एम्फीबॉलिक प्रोसेस है बेसिकली। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी से बॉन्ड की एनर्जी का लिबरेशन होगा बेसिकली। ठीक है, तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी इनटू द यूटिलाइजेबल एनर्जी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो हमने जो फूड लिया है उस फूड के अंदर जो केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उन केमिकल्स का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज हुआ है उस एनर्जी को हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है अपने डिफरेंट फंक्शनिंग के अंदर। दूसरा थिंग है कि ये एक एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है ऑफ फूड मटेरियल इन लिविंग सेल्स, ठीक है, यूजिंग द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग द CO2 वाटर मॉलिक्यूल एंड ATP। रिएक्शन के अंदर जो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शंस है, उन रेस्पिरेशन की रिएक्शन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, दे विल बी CO2, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी होगा। और एनर्जी यहाँ पे हमें मिलेगा ATP के फॉर्म में। ठीक है, तो ATP जो होता है उसको हम कैश करेंसी भी बोलते हैं, कैश एनर्जी भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स के थ्रू यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, दूसरा ओवरऑल इसको हम रिएक्शंस को पूरा देखें तो हमने जो फूड के अंदर जो रिएक्शन जो केमिकल मॉलिक्यूल्स लिया, सपोज यहाँ मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया है C6H12O6, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। उसको क्या है 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बेसिस पे ऑक्सीडाइज किया। तो अगर मैं ऑक्सीजन के बेसिस पे उसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज द एरोबिक प्रोसेस। विदाउट ऑक्सीडेशन विदाउट ऑक्सीजन अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो दिस इज एनारोबिक प्रोसेस। वो फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन रिएक्शंस पहले यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 6 CO2 का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मुझे कितना ATP मिल रहा है, कितना वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है, कितना CO2 मिल रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन के बेसिस पे बहुत टाइप के क्वेश्चन को जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो इट विल रिलीज 6 CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 36 और 38 ATP। ठीक है, 36 और 38 ATP जो होंगे इट विल फॉर्म द या इट विल प्रोड्यूस 686 किलो कैलोरी एनर्जी बेसिकली। अब यहाँ इस रिएक्शन में बात आता है कि मुझे 36 और 38 ATP प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आंसर विल बी फर्स्ट ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट। मल्टीप्लाई कर देता है कि मेरे पास 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पर 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो इस 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना ATP बनेगा, तो दे मल्टीप्लाइड बाय
10, इनको हम क्या कर देंगे यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग, 6 CO2 को लिबरेट करने के लिए मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए। 6 CO2 को लिबरेट करने के लिए मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए। सपोज मुझे 36 CO2 लिबरेशन करना है, ठीक है, तो ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो हमें इस रिएक्शन से ही कंप्लीट हो पाएंगे या सॉल्व आउट हो पाएंगे बेसिकली। अगर मुझे रिएक्शंस याद नहीं है तो वो क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरा थिंग कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेट, ये रेस्पिरेशन जो होगा ना दो टाइप का है, ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेट रेस्पिरेशन इज 2 टाइप, ठीक है। फर्स्ट इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है और जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन उसका मीनिंग क्या है। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट हो, ठीक है, सुगर्स हो, हेक्सोज हो, सुक्रोज हो, ठीक है, तो अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ये चीजें हैं देन द रेस्पिरेशन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में भी सबसे पहले, ठीक है, यूटिलाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। प्रोटीन का यूटिलाइजेशन, प्रोटीन का डिकम्पोजिशन सबसे लास्ट में जाके होता है, ठीक है। जब कभी फास्टिंग कंडीशन होने लगता है या फिर डिजीज के केस में वो प्रोटीन को एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज करने लगते हैं बॉडी के सेल्स जो, ठीक है। तो ये दो टाइप का है, तो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तो स्कूल इफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हियर द आरएस इज द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो या स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो या हेक्सोज हो या सुक्रोज हो या फिर फैट मॉलिक्यूल्स हो, देन द रेस्पिरेशन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तब हम उसको बोलेंगे क्या, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, इफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज प्रोटीन। अगर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस प्रोटीन है देन द रेस्पिरेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बेसिकली। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हमें या तो फास्टिंग कंडीशन में मिलेगा, ठीक है, या फिर कभी डिजीज वाला कंडीशन हुआ तो उस केस में मुझे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो उस केस में प्रोटीन्स को यूटिलाइज किया जाएगा, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करके ही वहां से एनर्जी का लिबरेशन किया जाएगा, एनर्जी का जनरेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन होता क्या है, क्या प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, इट इज टिश्यू रेस्पिरेशन, इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, ये उसके दूसरे नाम है। रेस्पिरेशन को हम अदर नाम से भी जानते हैं बेसिकली, सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। बात आता है कि रेस्पिरेशन का साइट अगर देखा जाए, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, तो सेल में अगर जाते हैं, सेल के अंदर अगर जाते हैं तो रेस्पिरेशन का जो साइट होगा दैट इज साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल से बाहर अगर आते हैं, ठीक है, तो इट मे बी टिश्यू, इट मे बी ऑर्गन्स, ठीक है, लाइक प्लांट्स के केस में लीफ हो गया, रूट हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गया एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, वो साइट है रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का साइट जो है, एवरी सेल विल परफॉर्म द रेस्पिरेशन, ठीक है, हर एक सेल जो भी वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी। अब डजंट मैटर कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, डजंट मैटर कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बट एवरी सेल विल परफॉर्म द रेस्पिरेशन बेसिकली। तो साइट अगर उनका देख लिया जाए, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, प्लांट्स के केस में लीफ, रूट्स, flowers, fruits, etc. they are the site of respiration. लेकिन सेल के अंदर जब जाएंगे तो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का साइट है, ठीक है, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का साइट इट मे बी leaf, it may be root, it may be stem, ठीक है, it may be fruit. fruit की जो सेल्स होंगी they also perform the respiration basically. fruit वो भी respiration करते, it may be flower, they are the respiration site. but in case of cell, in cell the site of respiration
of respiration is cytoplasm and mitochondria. Cytoplasm and mitochondria, दो साइट है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स है कि रेस्पिरेशन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ केसेज में ये ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ केसेज में जो साइट है रेस्पिरेशन का दैट इज साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली, ठीक है। अब वो भी फर्दर डिपेंड करेगा कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन का बात कर रहे हैं या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात कर रहे हैं। दूसरी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो टाइप है, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप का है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इज टू टाइप, कितना है, दो टाइप। फर्स्ट इज anaerobic respiration and second is aerobic respiration. Aerobic respiration, तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होगा यहाँ ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा वो इनकम्प्लीट होगा। माइक्रोब्स के केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, तो द प्रोसेस इज नोन एज द फर्मेंटेशन, उसको हम बोलेंगे क्या, फर्मेंटेशन हो जाएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आएंगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहला, ठीक है, अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहला बात। दूसरा थिंग्स, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इनकम्प्लीट ऑक्सीजन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जो इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन को उनको बोलते हैं हम एनारोब्स। तो एनारोब्स जो होंगे वो फर्दर दो टाइप के होंगे, एक तो फैकल्टेटिव एनारोब्स होंगे और एक ऑब्लिक एनारोब्स होंगे। एक तो फैकल्टेटिव एनारोब्स और एक ऑब्लिक एनारोब्स, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस, दैट इज ओनली 2 ATP, ओनली 2 ATP का प्रोडक्शन होगा इसके अंदर। इसे दूसरा थिंग्स, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे रिएक्शन के, ठीक है, दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल्स बेसिकली। The in anaerobic respiration the end product will be alcohols, ध्यान रखना है बेसिकली, alcohols and organic acids basically, organic acids, ठीक है। साइट अगर देखा जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन का, द साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ
रेस्पायरेशन। तो जो साइट होगा दैट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए नेसेसरी होता है, लेकिन यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो ऑक्सीडेशन का हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का वो इनकम्प्लीट हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट ना होकर नहीं हो गया है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बेसिस पे 2 ATP का फॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा है बेसिकली। ठीक है, बात आता है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे बेसिकली। इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म uses anaerobic respiration known as anaerobes, and aerobics। एनारोबिक्स। अब जो एनारोबिक्स हैं वो फर्दर 2 टाइप का हो सकता है। इट मे बी ऑब्लिगेट और इट मे बी फैकल्टेटिव। एक तो ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट का मतलब है स्ट्रिक्टली एनारोबिक्स। स्ट्रिक्टली एनारोबिक इन द सेंस उनको एनारोबिक कंडीशन चाहिए। ठीक है, अगर एनारोबिक कंडीशंस अवेलेबल नहीं हुआ, ठीक है, तो दे आर अनेबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जबकि एनारोबिक के केस में क्या है, नॉर्मली तो ये रेस्पायर करते हैं एरोबिकली बट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, उनको बोलते हैं ऑब्लिगेट। ठीक है, फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट तो क्या है, स्ट्रिक्टली एनारोब्स, स्ट्रिक्टली एनारोब्स, स्ट्रिक्टली एनारोब इन द सेंस उनको एनारोबिक कंडीशंस का रिक्वायरमेंट होगा ही, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम का केस है एग्जांपल। सर्वाइव ओनली इन एनारोबिक कंडीशन, इन एनारोबिक कंडीशन बताया कि उनको अगर ऑक्सीजन आपने अवेलेबल करवाया है, ठीक है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एरोबिक कंडीशन अगर आपने दे दिया ना तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको तो बोलते हैं ऑब्लिगेट। एग्जांपल जैसे क्लॉस्ट्रीडियम केस है, क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, एनारोबिक इंडिविजुअल। जबकि फैकल्टेटिव जो होंगे नॉर्मली तो वो क्या है, एरोब्स है, नॉर्मली रेस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बट दे कैन लिव एनारोबिकली बेसिकली, normally respire in presence of oxygen, but can live anaerobically, जो कि अनएरोबिकली भी रह सकते हैं बेसिकली। तो एग्जांपल जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेसिकली। ठीक है, इसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर एग्जांपल जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने वाले इंडिविजुअल्स के लिए some other example. Some other example.
ईस्ट का केस हो गया, ईस्ट। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी जो है, ठीक है, जिसको हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करके ही वो बेकरी वाले प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है बेसिकली। दूसरा मसल्स, मसल्स है जो भी हमारी, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्म्स जो हैं, लाइक टीनिया सोडियम, ठीक है, फैसियोला, ठीक है। तो ये क्या है, वो बार्म्स हैं जो कि एनारोबिकली रेस्पायर परफॉर्म करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी भी है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, आरबीसी ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इन रेस्पिरेशन को हमें वन बाय वन अगर डिस्कस करते चले, ठीक है, तो यहाँ एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके बाद फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, the last electron acceptor, the last electron acceptor are organic and inorganic molecules, ध्यान रखना थोड़ा। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो वहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होगा बेसिकली, ठीक है। दूसरा बात आता है कि माइक्रोब्स के केस में जो माइक्रोबियल एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वहां उनको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। माइक्रोबियल एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे स्पीच में माइक्रोबियल anaerobic respiration is known as fermentation, उसको हम बोलते हैं क्या, fermentation, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी है। तो बहुत सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको कि हम इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है या फर्मेंटेशन है, वो फर्दर दो टाइप का है, ठीक है। एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ फर्दर हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ anaerobic respiration। इन माइक्रोब्स वन बाय वन इनको देखें। माइक्रोब्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के अंदर एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है, दैट इज एल्कोहलिक रेस्पिरेशन, उसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो वहाँ उन माइक्रोब्स के केस में होता क्या है कि वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन जब डेवलप होगा तो वहाँ एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और पूरा प्रोसेस जो होगा इट विल अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म बेसिकली, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
ट्वेल्थ क्लास के अंदर हम एक चैप्टर डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बहुत सारे मैंने आपको फर्मेंटेड फूड बताते हैं, ठीक है। तो सारे फर्मेंटेड फूड का जो मैकेनिज्म होगा ना बनाने का, वो ये मैकेनिज्म है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ लैक्टिक एल्कोहल फर्मेंटेशन जो है, एल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर एंड प्रोडक्ट जो होगा, एंड प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। पूरे प्रोसेस में 2 ATP प्रोड्यूस हो गए, 2 ATP बिल प्रोड्यूसर्स occur inside the cytoplasm, occur inside the cytoplasm, ठीक है। दो एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा और दोनों एंजाइम जो होंगे दे प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। एक तो होगा पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, दूसरा एंजाइम्स होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स, ठीक है। तो इन एंजाइम्स के बेसिस पे ही वो पूरा प्रोसेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम उन प्रोसेस को या उन एंजाइम्स को हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं ये पूरा एक माइक्रोब है, एक बैक्टीरिया सपोज, एक बैक्टीरिया, ठीक है। दिस इज माइक्रोब्स, ठीक है। तो माइक्रोब जो है इट यूटिलाइजेस ग्लूकोज, उसको अपना एनर्जी सोर्स क्या है, ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ये पूरा बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म, पूरा साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया का। तो यहाँ है साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ 2 पायरुविक एसिड जो होंगे वो फर्दर पार्टिसिपेट करते हैं उस एल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पायरुविक एसिड के अंदर, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इस ग्लाइकोलाइसिस के टाइम ही जनरेट होता है 2 ATP। ये वही ATP जो हम बताते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। वो 2 ATP कहाँ बन रहा है, ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ये जो पायरुविक एसिड है ये 2 मॉलिक्यूल्स बना है, जो कि ग्लूकोज 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गया, दैट इज पायरुविक एसिड। इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो इसका फॉर्मूला CH3CO और COOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। तो यहाँ इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये पूरा बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक एंजाइम है दैट इज पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम या पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम बोलते हैं, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम या पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, तो ये एंजाइम जो होगा ना इस पायरुविक एसिड में से एक CO2 को निकालने का काम करेगा, ठीक है। एक CO2 को यहाँ से, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, डी कार्बोक्सिलेज, डी जहाँ कोई वर्ड यूज आ जाता है, डी का मतलब होता है लिबरेशन या उसको रिलीज करना किसी चीज से,
डी कार्बोक्सिलेज इन द सेंस CO2 को रिलीज करवाने वाला। तो इस पायरुविक एसिड में से यहाँ ये एंजाइम क्या है, CO2 को यहाँ से लिबरेट कर देगा, ये CO2। ठीक है, जो बचेगा दैट इज एल्डिहाइड, CH3 CH2, दिस इज एल्डिहाइड बेसिकली। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड होगा। दूसरा एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज भी, ये क्या बना है, एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं, डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। तो एक दूसरा एंजाइम दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये एंजाइम साइटोप्लाज्म के पास प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखना कि ये दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन साइटोस के अंदर। ठीक है, तो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसका काम है दो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करना, दो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करना। तो इट विल यूटिलाइजेस वन NaDH2, वो क्या होगा, दो NaDH2 को यूटिलाइज करेगा बेसिकली। ठीक है, तो इट यूटिलाइजेस 2Na या NaDH2। तो यहाँ इसके पास देखो ये दो हाइड्रोजन आयन है, इन दो हाइड्रोजन आयन को इसके लिए डोनेट कर देगा कौन, ये एंजाइम। ठीक है, तो टू हाइड्रोजन आयन तो इसने इसको डोनेट कर दिया एल्डिहाइड को। ठीक है, और बचेगा क्या यहाँ पे NAD, तो इनको डोनेट करके नहीं बना कर दे देगा NAD के अंदर, NAD प्लस। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन आयन इसके ऊपर जोड़ दिया एल्डिहाइड के ऊपर। तो जब दो हाइड्रोजन आयन इसके ऊपर जोड़ा तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 और OH। एक हाइड्रोजन आयन तो उसने यहाँ जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और दूसरा हाइड्रोजन आयन उसने इसके साथ जोड़ दिया। तो ये तो कन्वर्ट गया H2 के अंदर, CH2, और ये हो गया OH बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज एल्कोहल, इसको बोलते हैं हम इथाइल एल्कोहल बेसिकली, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो दिस इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि क्या है, माइक्रोब्स के अंदर कंटिन्यू हो रहा है, माइक्रोब्स के अंदर रन कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये अल्कोहल जो होगा, इस अल्कोहल, ये बैक्टीरिया क्या होंगे, इस अल्कोहल को अपनी बॉडी से रिलीज आउट कर देते हैं, CH3 CH2 OH। ठीक है, तो द ओवरऑल फिनोमेना इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। समझ में आया? यहाँ से ध्यान रखना कि ये, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम 2 ATP का लिबरेशन हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एंजाइम्स के नाम याद रखना है कि कौन सा एंजाइम्स क्या फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है। डीकार्बोक्सिलेज का काम था CO2 को लिबरेट कर देना, वहां से रिलीज कर देना, जबकि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का काम था दो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देना एल्डिहाइड के लिए, रिजल्टेंट एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ठीक है, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल। ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन था माइक्रोब्स के अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल, हमारी जो मसल है उन मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यह मैं एक मसल का एक पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। ये समझता कि मसल सेल है, मसल सेल। ठीक है, और ये ब्लड वेसल से बेसिकली, तो ब्लड वेसल से जो ग्लूकोज है वो मसल सेल के पास ट्रांसफर हुआ, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज फर्दर वही ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है, ग्लूकोज का
फर्दर पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है, द फिनोमिना इज ग्लाइकोलाइसिस। तो पूछ लेता है ग्लाइकोलाइसिस का साइट क्या है, देन आंसर विल बी द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा ना, ये 2 पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और 2 एटीपी बनाता है, 2 एटीपी। ठीक है, तो यहाँ जो पायरुविक एसिड है, मसल सेल के पास एक एंजाइम होता है दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बेसिकली। इसका फॉर्मूला था CH3CO और COOH, पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला था। एक एंजाइम प्रेजेंट होगा इस मसल सेल के पास दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का काम है, ये वो 2 हाइड्रोजन आयन को NADH2 से इस पायरुविक एसिड के लिए डोनेट कर देगा। 2 हाइड्रोजन आयन, ये NADH2, स्पेशली ये 2 हाइड्रोजन आयन से जो है ये 2 हाइड्रोजन, दिस डोनेटेड टू द पायरुविक एसिड, रिजल्टेंट NADH2 कन्वर्टेड इनटू NAD, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NAD का। ठीक है, अब बात आता है कि इसको जब 2 हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दिया, दिस विल फॉर्म, ये कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2O COOH बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ 2 जो हाइड्रोजन आयंस थे वो इसने इसके लिए डोनेट कर दिया, यहाँ पे दे दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, CH3 तो पहले से ही था, CO जो था वो कन्वर्ट हो गया CH2O के अंदर। ठीक है, और ये एसिड पहले से था COOH, तो COO, तो दिस बिकम लैक्टिक एसिड, ये पायरुविक एसिड से कन्वर्ट हो गया इसके अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, और लैक्टिक एसिड जो होगा वो धीरे धीरे करके हमारी मसल्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड मसल्स के अंदर वो पेन कॉज करना स्टार्ट कर देगा बेसिकली। जब कभी भी नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करती है मसल्स, देन दे परफॉर्म द एरोबिक रेस्पिरेशन। नॉर्मली हमारा मसल जो होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब कभी भी हम मसल्स को एक्स्ट्रा वर्क करवाते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शन उससे परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, देन मसल्स के पास जो ऑक्सीजन का जो स्टोरेज था, ठीक है, वो स्टोरेज क्या हो जाता है उस जगह पे, फिनिश। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द मसल बिगिन टू सोज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वहां मसल के पास ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला जो प्रोटीन होता है दैट इज मायोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है बेसिकली। तो मसल के सेल के पास से वो जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब उसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा, देन द मसल बिगिन टू सोज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मसल शो करने लगता है एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था ना कि पायरुविक एसिड जो था ना कन्वर्ट हो रहा था लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, और लैक्टिक एसिड जो था वो एक्यूमुलेट हो रहा था, एक्यूमुलेट मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा था एंड कॉजेज द पेन इन मसल, पेन इन मसल बेसिकली। वो क्या है, पेन कॉज करने लगता है। कभी जिम वगैरह जब जाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट डे जब हम जिम करते हैं तो उस दिन क्या होता है कि इवनिंग में बॉडी के जो मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों हुआ कि वो पेन डेवलप हो गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ आपने एक्स्ट्रा फंक्शनिंग करवाया था मसल से, जिसकी वजह से वो मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग गया, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दे डेवलप्स द लैक्टिक एसिड, और दिस लैक्टिक एसिड गेट डिपॉजिटेड इन मसल्स। ठीक है, एंड विच विल लीड टू द पेन इन द मसल बेसिकली। अब बात आता है कि कुछ टाइम बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, वो पेन ऑटोमेटिकली फिनिश होता चला जाता है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है बेसिकली। तो आखिर वो ऐसा क्यों हुआ है, तो हुआ क्या था कि ये जो लैक्टिक एसिड है ये यहाँ फर्दर मसल से आ जाता है लीवर ब्लड के पास, लैक्टिक एसिड रीच टू द ब्लड।
लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड ये यहाँ ब्लड से चला जाता है लीवर के पास। ठीक है, तो यहाँ से लैक्टिक एसिड कहाँ से लग गया, इस लीवर के साथ। तो लीवर की सेल्स के पास हेपेटोसाइट जिनको बोलते हैं, तो लीवर की सेल्स के पास क्या होता है, इनका कन्वर्जन होता है। ये एक लीवर सेल है, लीवर सेल जिसको हम हिपेटोसाइट्स भी बोल रहे हैं। तो इन लीवर सेल्स के पास ये लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। वह रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा होता है। यहाँ तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था लैक्टिक एसिड के अंदर, यहाँ पे लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड के अंदर, उसके अंदर। ठीक है, और पायरुविक एसिड फर्दर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ ये ग्लूकोज जो है, दिस ग्लूकोज अगेन एंटर इनटू द ब्लड, ये फिर से कहा जाएगा ब्लड के अंदर। दिस एंटर इनटू द ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, ब्लड से ये फर्दर सर्कुलेट होगा, अगेन रीच टू द मसल सेल, वो फिर से कहा जाएगा मसल सेल के पास। ठीक है, तो मसल सेल उसको फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टिक एसिड फिर लीवर के पास जा रहा है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कमी है तब तो वो लीवर सेल से ग्लूकोज में आ जाएगा। अदरवाइज अगर ग्लूकोज सफिशिएंट है ब्लड के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज जो होगा ना, ये कन्वर्ट हो जाता है यहीं पे ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन, जो कि स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का। ध्यान रखना, इफ the sufficient glucose is present in blood, then the glucose which formed in liver cells is converted into glycogen, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में। और अगर ग्लूकोज के अंदर, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है तो यहाँ लिवर सेल में जो ग्लूकोज बना ये आ जाएगा ब्लड के अंदर, और ब्लड से फिर से वो मसल सेल के पास चला जाएगा। तो मसल सेल टू लिवर और लिवर टू मसल सेल, लैक्टिक एसिड का ग्लूकोज में और ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन इज नोन एज द कोरी एंड कोरी साइकिल, उसको हम बोलते हैं कोरी एंड कोरी साइकिल बेसिकली। ठीक है, तो ये साइकिल जो रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्टिक एसिड टू ग्लूकोज और ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, ये तो हो रहा है मसल के पास, मसल, और ये हो रहा है लीवर के पास, लीवर। तो मसल से लैक्टिक एसिड गया लीवर के पास, वहां कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज जो हो गया, ठीक है, वो वापस मसल के पास आ गया और फिर कन्वर्ट हो गया वो लैक्टिक एसिड के अंदर। द साइकिल इज नोन एज कोरी एंड कोरी साइकिल, कोरी एंड कोरी साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस था दैट वाज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप से डिस्कस किया, एक तो एल्कोहलिक एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन। माइक्रोब्स कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मसल्स जो होती है वो कैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, क्यों आखिर मसल्स के अंदर वो पेन होता है, कुछ दिन बाद वो पेन मसल से कैसे गायब हो जाता है। ठीक है, दिस इज ओवरऑल एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली। थैंक यू।